Good morning 11th class. How are you beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. Students, आज हम आपके इतिहास के चैप्टर 6 के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लर्न करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि मध्यकालीन समाज में कुलीन वर्ग की क्या स्थिति थी, उसकी क्या पोजीशन थी। मेडिवल जो सोसाइटी थी, मेडिवल टाइम की जो सोसाइटी थी, यूरोप के अंदर बात कर रहे हैं हम, यूरोपीय समाज की बात कर रहे हैं। तो बेटा जानते हैं, कल भी आपने जो पिछली वीडियो थी उसमें पढ़ा होगा या सुना होगा कि मध्यकालीन जो समाज था, यूरोपियन समाज, वो 3 वर्गों में मुख्य तौर पर बटा हुआ था, जिनमें पहले वर्ग पर या फर्स्ट पोजीशन पर पादरी थे, दूसरे में कुलीन वर्ग और तीसरे में कृषक समाज था। तो आज हम पढ़ रहे हैं कुलीन वर्ग के बारे में। कुलीन वर्ग दूसरे वर्ग में सम्मिलित था। तो फर्स्ट वर्ग में कौन था? पादरी वर्ग था। यूरोपीय समाज में इस वर्ग की विशेष भूमिका थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये जो ग्रुप था, ये जो सोसाइटी थी, ये जो क्लास थी, केवल कुलीन वर्ग के लोगों को इस पर प्रशासन, चर्च एवं सेना के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। तो उनको एक तरह से स्पेशल केवल इसी वर्ग के लोग नियुक्त हो सकते थे प्रशासन में, चर्च में और सेना के जो हाई पोस्ट थी, हाई लेवल जो पोस्ट थी, उन पर उन्हें अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त थे, यानी जिसको प्रिविलेज बोलते हैं, वो उनके पास होते थे। वे सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनको टैक्स नहीं देने पड़ते, दे वर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ टैक्स। उनके पास विशाल जागीरें होती थी। कुलीन इन जागीरों पर एक छोटे राजा के समान शासन करते थे, यानी एक तरह से वो राजा ही थे अपने जागीर के अंदर। वे अपने खुद के न्यायालय लगाते थे, मुकदमों का निर्णय लेते थे, अपनी सेना खुद रखते थे, यहाँ तक कि सिक्के जारी करने का अधिकार भी वो अपने पास रखते थे। लोगों पर कर लगाने का अधिकार था। लोगों से बेगार भी लेते थे। बेगार क्या होती है बेटा? बिना वेतन दिए काम करवाना होता है, यानी लोगों को काम करने के लिए बाध्य कर सकते थे, जिसके लिए उनको किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। इसके साथ साथ जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनके जो पशु होते थे, वो किसानों की खेती बाड़ी को उजाड़ भी देते थे। किसी को उनमें रोकने का साहस नहीं था, उनको रोक दे, किसी के पास पावर नहीं थी, इतना उनके अंदर क्षमता नहीं थी। कुलीन वर्ग बहुत धनवान होता था और राज्य की जो ज़्यादातर संपत्ति थी वो उन्हीं के अधिकार में थी, और उनके जो आवास थे वो काफ़ी बड़े होते थे, महलों के आकार के होते थे, और बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण विलासिता का जीवन वो व्यतीत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में प्रचलित सामंतवादी प्रथा पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो जो सामंतवाद है, खासकर मध्यकाल की हम बात करें तो यूरोपीय समाज की एक विशेषता रही है, और मेडिवल जो हिस्ट्री रही है यूरोप की, वो सामंतवाद के चारों तरफ ही चक्कर लगाती है। अपने यहाँ भी सामंतवाद के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। मेडिवल पीरियड की बात करें तो हम लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास, 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी तक कुछ इस तरह के चिन्ह मिलते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में भी सामंतवादी व्यवस्था होती थी, परंतु इतनी स्पष्ट नहीं थी भारतीय जो सामंतवादी व्यवस्था। तो वहाँ की क्या व्यवस्था थी? सामंतवाद मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसमें राजा अपने बड़े सामंतों एवं बड़े सामंत अपने छोटे सामंतों में जागीरों का बंटवारा करते थे। तो सामंतवादी व्यवस्था होती क्या थी बेटा? सबसे ऊपर एक तरह से किंग होता था। किंग, उसके बाद बहुत सारे उसके लॉर्ड होते थे, उसके बाद उनके उप सामंत होते थे, उप सामंतों के नीचे भी उनके सामंत होते थे, और आखिर में जाकर ये बात नाइट पर ख़त्म होती थी। ऐसा कुछ शर्तों के अधीन किया जाता था। जो जागीर पड़ती थी तो कुछ शर्तें होती थी, और जो सामंत जो दूसरे अपने स्वामी के अधीन होते थे तो वो उनके प्रति वफादार होने की कसम खाते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पश्चिमी यूरोप में फैली अराजकता एवं केंद्रीय सरकारों के कमज़ोर होने के कारण राजाओं के लिए सामंतों का सहयोग लेना आवश्यक हो गया था, क्योंकि जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ ये, तो उसके बाद छोटे छोटे राज्य वहाँ पर हो गए। कोई बड़ी सरकार नहीं थी, कोई नेशन जो गवर्नमेंट थी वो नहीं बन पाई थी, और जो राजा होते थे वो इतने ताकतवर नहीं थे कि अपने राजकाज को संभाल सके और दूसरे राजाओं से अपनी रक्षा कर सकें। इसलिए अपनी रक्षा के लिए और अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए वो सामंतों पर डिपेंड हो गए थे।
सामंतवाद का प्रसार यूरोप के अनेक देशों में हुआ। इनमें फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली एवं स्पेन के नाम उल्लेखनीय थे। तो ये राष्ट्र विशेष तौर पर जाने जाते हैं अपने सामंतवाद के लिए। सामंतवाद के यूरोपीय समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़े, लंबे समय तक इसके प्रभाव देखने को मिले। इन्हें यूरोपीय समाज में कानून व्यवस्था लागू करने, कुशल प्रशासन देने, निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण लगाने एवं कला एवं साहित्य को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो सामंतवादी व्यवस्था थी इसके भी कुछ फायदे भी देखने को मिले। हालांकि समाज का एक जो वर्ग था वो दबा कुचला ही रहा, उनके पास किसी प्रकार के अधिकार नहीं होते थे, फिर भी कुछ इसके जो फायदे थे दूरगामी सिद्ध हुए। सामंतवादी व्यवस्था ने दूसरी ओर शासकों को कमज़ोर किया। जो शासक थे वो अपने सामंतों पर, उप सामंतों पर डिपेंड होकर रह गए। इसने किसानों का घोर शोषण किया। किसानों के पास कोई अधिकार नहीं थे, टैक्स इनको सारे पे करने पड़ते थे, बेगार इनको करनी पड़ती थी, अधिकार थे ही नहीं। इसने युद्धों को प्रोत्साहित किया, क्योंकि जो सामंत होते थे अपनी सेनाएं रखते थे और अपनी वीरता दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बड़ी बाधा सिद्ध हुई। तो सामंतवादी व्यवस्था काफ़ी हद तक राष्ट्रीय जो एकीकरण था, जो एक तरह जिसको आप नेशनलिज्म बोलते हैं, उसके मार्ग में एक हिंड्रेंस, एक रुकावट पैदा करती रही। 15वीं शताब्दी में सामंतवाद का अनेक कारणों के चलते पतन होता चला गया। जैसे जैसे रेनेसां आया, पुनर्जागरण का एक समय आया, नए नए विचार सामने आने लगे, तो सामंतवाद का धीरे धीरे पतन हो गया। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी हमने स्टडी किए हैं या डिस्कस किए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। आपको इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। और जो आदरणीय अभिभावक हैं उनसे भी मैं विनती करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों का गृह कार्य करवाने में उनका सहयोग करें, मदद करें और उनको समय समय पर नैतिकता संबंधी अच्छी अच्छी बातें बताते रहें। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।